गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को कल हम लोगों ने सूक्ष्म विश्लेषण कौशल का करना था, तो उसका कौशल वाला सूक्ष्म विश्लेषण कर लिया था, ठीक है, वो हो चुका। अब हम उसके और जो विभिन्न कौशल होते हैं उनके बारे में करेंगे। तो आज हम जिस कौशल को करेंगे वो है पाठ प्रस्तावना कौशल और उद्देश्य कथन कौशल, फिर प्रश्न वाला कौशल। ये कुछ कौशल हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। तो आज पाठ प्रस्तावना कौशल सबसे पहले कवर करते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है कि जैसे कि अध्यापक के, या जैसे बोलते हैं अध्यापक के पूर्व ज्ञान पर आधारित, ध्यान से सुनिएगा, अध्यापक के पूर्व ज्ञान पर आधारित कौशल कि उसका पूर्व ज्ञान क्या कह रहा है, उसके आधार पर जब वो शिक्षण कौशल करता है, वो शिक्षण की प्रक्रिया करता है, तो वो कहलाता है पाठ प्रस्तावना कौशल। क्योंकि पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करना सबसे मेन होता है कि आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि मतलब आप एक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन वो पाठ क्या है, ये सस्पेंस होता है। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप बच्चे को एक पाठ ऊपर लिख देते हैं कि हम ये पढ़ाने जा रहे हैं, फला सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट का टॉपिक है लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2 में जो है आपने ऊपर लिख दिया, तो बच्चे की क्यूरियोसिटी जो होती है, बच्चे की जो जिज्ञासा होती है वो खत्म हो जाती है, वो आती ही नहीं उसके अंदर है कुछ जानने की। तो उस क्यूरियोसिटी को जागृत करने के लिए, जिज्ञासा को बच्चे की जागृत करने के लिए अब क्या करते हैं, पाठ की एक प्रस्तावना बनाते हैं। प्रस्तावना कैसे बनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ क्या किया, एक मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया। लीजिए, ड्राइंग मेरी हालांकि इतनी अच्छी नहीं है, जैसा भी आप समझिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगी। ये एक चित्र छोटा सा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है। ये जो चित्र बना है ये मच्छर का है, ठीक। तो हम बच्चे से पूछते हैं, छात्र से पूछते हैं, बच्चों ये क्या है, तो छात्र क्या कहता है, छात्र कहेगा ये मच्छर है, ठीक है। मेरा प्रश्न क्या रहा कि क्या है, ये क्या है, चित्र को अंकित करते हुए मैंने पूछा, तो छात्र ने क्या बोला, गिर गया। जैसे हमने पूछा बच्चों से, छात्रों से पूछा कि ये क्या है, तो बच्चों ने कहा ये मच्छर है, ठीक। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, दूसरा प्रश्न जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रश्नों में आपके निरंतरता बनी रहनी चाहिए, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, यानी कि एक प्रश्न दूसरे प्रश्न की कड़ी से बना होना चाहिए। तो मेरा पहला प्रश्न हुआ कि ये क्या है, तो बच्चों ने कहा ये मच्छर है। अब मेरा दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, मच्छरों के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो छात्र क्या कहेंगे, मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, तो इस तरह से कुछ रोग के, बुखार के नाम बताएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न तीसरा क्या होगा कि मलेरिया के लक्षण क्या हैं। अब मेरा तीसरा प्रश्न है कि मलेरिया और फाइलेरिया के लक्षण क्या हैं। तो जब मेरा तीसरा प्रश्न आ रहा है मलेरिया और फाइलेरिया के लक्षण क्या, तो ये क्या हुआ बच्चों के लिए, उस छात्र के लिए ये प्रश्न जो बना ये समस्यात्मक प्रश्न बन गया, ठीक है। मतलब इस प्रश्न की जानकारी छात्रों को इतनी नहीं है, अब उसकी जानकारी हमें यानी कि शिक्षक को देनी पड़ेगी। तो शिक्षक ने क्या किया, यहाँ पर पूर्व ज्ञान के आधार पर उसने शिक्षण कौशल को आगे बढ़ाया और उसने अपने जो उसको पढ़ाना है, जो उसको पाठ को लेना है, उस पाठ तक, उस टॉपिक तक बच्चे को अपने आप ले गया। बच्चे के साथ कोई समस्या नहीं, बच्चा उस टॉपिक तक अपने आप ले लिया। अब उस शिक्षक ने अपने टॉपिक का नाम ऊपर लिख दिया, आज हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया और फाइलेरिया के लक्षणों के बारे में। तो मलेरिया और फाइलेरिया ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया और हमने उस चैप्टर को कवर किस तरीके से किया, स्टार्ट किस तरीके से किया, इस तरीके से किया कि ये क्या है। इस कहने का मतलब ये तात्पर्य आता है कि पूर्व ज्ञान तथा अनुभवों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कोई भी चैप्टर हो, आप किसी भी विषय के बारे में लेते हैं, सामाजिक विषय हो गया, आपका विज्ञान हो गया, आपका गणित हो गया,
हमेशा छात्रों के पूर्व ज्ञान को पहले देखिए कि बच्चे को जानकारी कितनी है, क्योंकि बच्चे से ही बच्चे की समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं। कि आप अपने अनुभवों के आधार पर बच्चे को बताते हैं, हो सकता है छात्र ना समझ पाए, लेकिन जब आप छात्र के ही अनुभवों, छात्र के ज्ञान को छात्र के ज्ञान से ही निकलवाते हैं और फिर अपने अगर विषय पर पहुंचते हैं तो आपको बहुत सुविधा होती है उस टॉपिक को क्लियर करने में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि आपका पाठ प्रस्तावना कौशल का अर्थ क्या है। अध्यापक शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहार तथा अन्य सहायक सामग्री। शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहार मतलब कहने का आप शब्दों का चयन करें। अशाब्दिक मैंने जैसे ये चित्र बना दिया, मैंने चित्र बनाया, ये अशाब्दिक है। शाब्दिक मैंने बोला ये क्या है, बच्चों ने बोला ये मच्छर है। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज यहाँ पे वस्तु आप बना के प्रश्नों को उठा सकते हैं, लेकिन आपके विषय से जुड़ा होना चाहिए। अध्यापक शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहारों तथा अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग करके, अन्य सहायक सामग्री यानी कि आपका TLM का प्रयोग करके प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के लिए छात्रों को उसकी आवश्यकता अच्छी तरह महसूस करने का कौशल अर्जित करा सके। कहने का मतलब है छात्रों को उसकी आवश्यकता तो जानने दीजिए। कहने का मतलब है आप अगर तुरंत पहले ही पाठ के दिन आपने लिख दिया मलेरिया फैलेरिया के बारे में, फिर आपने मलेरिया के लक्षण बता दिए कि मलेरिया के कारणों से मलेरिया के लक्षण क्या है, ठंडी लग के बुखार आता है, तेज बुखार आता है, बार बार ठंडी लगती है और अन्य लक्षण आप बताते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है शरीर में। तो इस तरह से कई लक्षणों को जब आप उकेरते हैं तो बच्चे की जानकारी क्या आप खुद ही दिए दे रहे हैं बच्चे को। बच्चे को नॉलेज क्या है ये आप जान ही नहीं पाए हैं, कि हो सकता है बच्चे को बहुत कुछ मालूम हो। कई बच्चों से मिला हुआ ज्ञान जो होता है वो स्थायी ज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से बच्चे को कौशलों को उसको अर्जित करना सिखाइए। नेक्स्ट अब हमारा आता है जैसे हम कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है हमारे? छात्रों में प्रेरणा जागृत करना और निरंतरता बनाए रखना। छात्रों में प्रेरणा हम कैसे जागृत करते हैं? पाठ प्रस्तावना कौशल में छात्रों में प्रेरणा जागृत करने का मतलब ये होता है कि आप बच्चों को विषय से जुड़े उस विषय से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाइए और उन प्रश्नों के उत्तर को बच्चों से ही लेते हुए आगे आने वाले समस्यात्मक प्रश्न तक पहुंचाइए और उसको, और कहने का मतलब निरंतरता, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रश्नों का जो लिंक होता है वो टूटना नहीं चाहिए। प्रश्न एक दूसरे पर डिपेंड होने चाहिए। प्रश्नों का क्रम जो होता है वो क्रमानुसार हो, ये नहीं कि एक दाएं जा रहा है एक बाएं जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवधान केंद्रित करना। देखिए अवधान केंद्रित करने का मतलब यहाँ क्या होता है, जैसे कि हम बोलते नहीं कि अवधान बैरियर उत्पन्न करना। आप बच्चों से पहेलियां बूझते हैं तो पहेलियां बूझते हुए आपने देखा होगा जब 4-6 बच्चे छोटे बच्चे अगर पहेलियां बूझते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से एक बच्चा जो होता है वो कहता है हम बताएं हम बताएं हम बताएं। तो ये क्यों करता है? उसके अंदर वो उस उत्तर को जानता है वो उस उत्तर को जानता है और उसको उसके बताने की अंदर से बहुत ही जिज्ञासा होती है कि मैं इसको बता दूं फट से। लेकिन दूसरे बच्चे जो होते हैं वो लिंक तक पहुंचना चाहते हैं। जो आपने पहेली पूछी है उन पहेलियों को आपस में जोड़ के उसके उत्तर तक पहुंचना चाह रहे हैं और फिर उसमें से एक अगर उत्तर बहुत जल्दी बताता है तो बाकी के बच्चों का जिज्ञासा जो होती है वो शांत हो जाती है, वो उसको सॉल्व करना वहीं छोड़ देते हैं। तो बच्चों को आप पहेली दिए, पजल दीजिए, इस तरह से कोई कार्य देते हैं तो वो होता है अवधान केंद्रित करना। कि मैंने यहाँ पर प्रश्नों में अवधान केंद्रित किया जब मैंने तीसरा प्रश्न पूछा। दूसरी बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाठ प्रस्तावना कौशल में हमेशा 2 या 3 प्रश्न पूछिए और तीसरे प्रश्न में आपका पाठ का प्रकरण जो होता है वो निकल आना चाहिए। ये अच्छे पाठ प्रस्तावना कौशल की निशानी होती है। आप अपने पाठ प्रस्तावना कौशल को प्रस्तुत करें तो ये नहीं कि 4, 6, 7, 8 प्रश्न पूछते चले जा रहे तब आपका टॉपिक निकल रहा है, नहीं, ये गलत होगा। तीसरा मैक्सिमम हो गया तो चौथे प्रश्न के अंदर आपके चैप्टर का नाम निकल आना चाहिए। ये अच्छी पाठ प्रस्तावना कौशल की निशानी होती है। संबंधित क्रियाओं को प्रारंभ करने हेतु विधि व साधनों का निर्धारण करना। संबंधित क्रियाओं का प्रारंभ करने हेतु यानी कि जो आप पाठ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो प्रस्तावना प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें कोई भी विधि आप अपना रहे हैं, उस विधि और उस विधि को अपनाते हुए साधनों का निर्धारण पहले से ही कर लीजिए
ये ऐसा नहीं कि आप पढ़ाने लग रहे हैं, पढ़ाने के वक्त बीच में आपने सोचा कि नहीं काश हमने ऐसा इस्तेमाल कर लिया तो बच्चों को जल्दी समझ में आया था। तो ये सारे डिसीजन पहले ले लीजिए। इसीलिए आपके सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहली एक कड़ी बोली गई है जिसका नाम है नियोजन। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लानिंग के बाद ही आप टीचिंग का कार्य करते हैं, जिसके द्वारा उसी के अनुसार आपको प्रतिपुष्टि मिलती है। अब हम अपने नेक्स्ट कौशल में आते हैं। ये हमारा इतना पाठ प्रस्तावना कौशल मैक्सिमम बहुत है, और इसका मैं रिटन मैटर जो है वो आपको मैं नोट्स पहुंचा दूंगी, ठीक है। अब प्लीज आप अपना ये चैनल जो है ये लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए। अब हम लोग नेक्स्ट अपने उसमें बढ़ते हैं उद्देश्य कथन कौशल में, ठीक है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। पहला हो गया पाठ प्रस्तावना कौशल और सेकंड हो गया हमारा उद्देश्य। ये थोड़ा सा रुक रहा है, एक सेकेंड। उद्देश्य कथन कौशल, इसका हो गया थोड़ा सा उद्देश्य कथन कौशल, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य कथन कौशल, जैसे कि मैंने अगर मैं अपने पहले देखिए टॉपिक से मैं जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पाठ प्रस्तावना कौशल में हमने मलेरिया और फाइलेरिया के बारे में जैसे हमने प्रश्न उठा के समस्यात्मक उसको कर दिया। अब उद्देश्य कैसे लेके आएंगे उसी से जोड़ के। आज हम मलेरिया और फाइलेरिया के बारे में पठन पाठन करेंगे, ठीक है। या फिर आप इस तरह से इसको कह सकते हैं कि आज हम लोग मलेरिया और फाइलेरिया के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये मेरा उद्देश्य हुआ कि चर्चा करते वक्त मैं उनके लक्षणों, उनके सिम्टम्स, उनके निजात, जो उनका निवारण है, उनके रोग को क्या बोलते हैं, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट घर में भी कर सकते हैं, घरेलू उपाय, इन सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगी अपने छात्रों तक पहुंचाने के लिए अनुभवों द्वारा, ठीक है, और पूर्व ज्ञान द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात उद्देश्य कथन में वो होती है, देखिए उद्देश्य कथन के दो उद्देश्य होते हैं। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। एक होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, ठीक। अच्छा देखिए सामान्य उद्देश्य कैसे, सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं कि बच्चों को ज्ञान, बच्चों को पाठ से जुड़ा ज्ञान देना या बच्चों के अंदर रुचि जागृत करना, तो पाठ को लेके, टॉपिक को लेके, विषय को लेके, प्रकरण को लेके, और बच्चों के अंदर मतलब जिज्ञासा जागृत करना, बच्चों का ध्यान केंद्रित करना, ये सारे सामान्य उद्देश्य है, जनरल है कि हम बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ज्ञान देने के लिए। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य कहाँ पर आते हैं, विशिष्ट उद्देश्य वहां आते हैं जब वो विषय से जुड़ा टॉपिक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य उद्देश्य जब मैं पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा में, जब शिक्षक क्लास ले रहा है, दैट इज उसका सामान्य उद्देश्य है। लेकिन वही उद्देश्य विशिष्ट कब बन जाता है, जब मैं विषय से जुड़े उस प्रकरण को कवर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, विज्ञान में आज मुझे बल के बारे में पढ़ाना है, ठीक, या फिर यह कह लीजिए कि मुझे गणित में गुणा के बारे में पढ़ाना है। तो यहाँ पर गणित में मुझे गुणा पढ़ाना है और यहाँ पर मुझे बल यानी फोर्स पढ़ाना है। तो ये मेरा विशिष्ट उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर मैं जो अपनी विधि और साधनों को अप्लाई करूंगी वो विषय से जुड़े होंगे। तो ये मेरे हो गए कौन से उद्देश्य, ये मेरे हो गए विशिष्ट उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्य कि जनरल मैं छात्रों के पास आऊंगी, छात्रों के सामने मैं उस विषय के बारे में चर्चा करूंगी। चर्चा करते वक्त उनके नोट्स लिखाए हमने, उनका अर्थ समझाया, परिभाषा लिखा दी, उनके उपयोगिता बता दी। ये सारी चीजें क्या है, सामान्य है, जो मैंने करनी है क्लास में जाके। यहाँ पे मैंने विषय लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपना समय लिख दिया, कौन सा घंटा है मेरा, कालांश है, ये सारे मैंने काम कर दिए। ये सामान्य उद्देश्य मेरे। विशिष्टता कहाँ जुड़ी है, विशिष्टता उस प्रकरण को लेकर जुड़ जाती है जो हमें विषय पढ़ाना है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने यातायात पढ़ाना था, ठीक है, यातायात पढ़ाना है, तो यातायात से जुड़ी जो बातें होंगी वो मेरी विशिष्टता ली हुई। वो जो गुणा के तरीके में पढ़ा रही हूँ वही मैं यातायात के तरीकों में अप्लाई नहीं करूंगी अपनी विधियों को।
यहाँ पर मेरी विधि और साधन दोनों बदल जाएंगे। तो उद्देश्य कथन क्या कहता है, ये थोड़ा लाइट हो गया देखिए। उद्देश्य कथन जो है हमारा क्या कहता है, उद्देश्य कथन होता है हमारा कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही आता है हमारा कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, जहाँ पर हमें सामान्यता रूप से बच्चों की रुचि जागृत करना होता है जिसे बोलते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में स्थायी ज्ञान प्रदान करना। ठीक, बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना, विषय को जानने के लिए रुचि उत्पन्न कर देना। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारी विशिष्ट उद्देश्य हैं। अब हम इसके बारे में नोट्स तैयार करेंगे। थोड़ा सा इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक।